हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस जर्नी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 29, 30 और 31 दिसंबर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो हेडलाइन में बने हुए थे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स में। उन सारे न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कशंस करेंगे। उनसे रिलेटेड जो भी हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे, या फिर उसको लेकर कैसे प्रीलिम्स में सवाल बनाए जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ जो हमारे एडिटोरियल सेक्शंस के जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस होते हैं, जो हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको लेकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थंबनेल में मेंशन है अमृत भारत एक्सप्रेस, ये भी चर्चा में बना हुआ था, या फिर अयोध्या धाम जंक्शन जो अभी हाल ही फिलहाल में इनॉग्रेट किया गया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा, तो उसको लेकर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और फिर वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी चर्चा में बना हुआ था, इमेज में यहाँ मेंशन है वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, वो सब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये आज हमारा साल का एंड है, आज लास्ट डे है 2023 का, और हम लोग न्यू ईयर में प्रवेश कर रहे हैं 2024 में। तो कुछ चीज़ें मैं आपके लिए चेंज लेकर आया हूँ, जैसे कि इसके पीछे के वीडियोज़ में मैं क्या करता था, मोस्टली मैं करंट अफेयर्स को इंग्लिश कन्वर्सेशन करता था और इंग्लिश में ही चीज़ों को समझाता था। तो थोड़ा मैं अब मैक्सिमम 80% मैं हिंदी का यूज़ करूँगा और 20% इंग्लिश कन्वर्सेशन यूज़ करूँगा। उसके बाद पहले मैं क्या करता था, जनरली मैं टोटल कंटेंट जो है हमारा, जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको लेकर मैं इंग्लिश में ही प्रोवाइड करता था हमारा कंटेंट। अब मैंने क्या किया है, गूगल ट्रांसलेट की मदद से मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए करंट अफेयर्स तैयार किया हूँ, और स्लाइड में जहाँ इंग्लिश में मेंशन होगा उसी के नीचे हिंदी में भी मेंशन होगा। तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके भी आप देख सकते हैं, और उससे जुड़ी जितने भी फैक्ट्स है मैंने स्लाइड में ही मेंशन कर दिया। आपको फिर कहीं से उस चीज़ से, उस टॉपिक से जुड़ी कहीं से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ना है। उससे मैक्सिमम क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर क्या क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, वो सारे मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड कर दिया है। तो 2024 कल से शुरुआत होने वाला है, तो आज की वीडियोस को मैं अभी ही अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है फिर आप आज का आज ही ख़त्म कर लेना, फिर 2024 से एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, एक नया फॉर्मेट में स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज़ हमारा कंटिन्यू रहेगा, साल नया आएगा बट सीरीज़ हमारा कंटिन्यू रहेगा। और नए साल का आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। नया साल आपके लिए बहुत सारा खुशखबरी और बहुत सारी उमंग लेकर आए, ठीक है। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 3 दिन का मैंने इसमें इंक्लूड किया है और सारे करंट अफेयर्स मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, तो वीडियो थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर से। फर्स्ट ही हमारा जो हेडलाइन बना हुआ था अमृत भारत एक्सप्रेस के ऊपर, ठीक है। तो समझते हैं इसके पहले बैकग्राउंड के न्यूज़ को, कि ये कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हमारा यहाँ थंबनेल में मेंशन है, जैसे जनवरी 2022 ये हिस्टोरिक डे होने वाला है। जनवरी 2024 ये हमारा हिस्टोरिक डे होने वाला है, क्योंकि इसी दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, भव्य जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, इसके बाद जैसे कि ये इनॉग्रेशन हो रहा है तो जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, जो भी जिनके भी इससे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जैसे हिंदू रिलीजियस जितने भी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए वहाँ तक रीच बढ़ाना होगा ना हम लोग, कि वो वहाँ तक हम अपने श्रद्धालुओं को पहुँचाएंगे कैसे। तो हमको सबसे पहले वहाँ की कनेक्टिविटी को बूस्टअप करना होगा, कनेक्टिविटी को सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तो कनेक्टिविटी में हमारा रोडवेज का अभी ईजिली एक्सेसिबल है, रोडवेज के माध्यम से आप जा सकते हैं। अभी वहाँ की कनेक्टिविटी को और दुरुस्त करने के लिए हमने एयरवेज और रेलवेज को बूस्ट किया है, वहाँ पे चीज़ें लाई है, जैसे कि अयोध्या धाम जंक्शन हम लोगों ने बनाया है और दूसरा वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो अभी रिसेंट में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अयोध्या विजिट किए हैं, और अभी वो अयोध्या विजिट के ही, अयोध्या टूर पे ही हैं। तो वहाँ पे उन्होंने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस और 6, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, 2 अमृत भारत एक्सप्रेस और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस का उन्होंने स्टार्ट किया है और उन्होंने हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूज़ में है। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा, जैसे कि ये वंदे भारत ट्रेन तो हमारा पुराना हो चुका, ये भी नया, बट हमारे पर्सपेक्टिव से तो ये पुराना है। लेकिन जैसे कि अमृत भारत ट्रेन वो हमारा अभी न्यूज़ में बना हुआ है, तो उसको लेकर समझते हैं कि उससे जुड़ी फैक्ट्स आपके पीटी में, आपके एग्ज़ाम में कैसे पूछे जा सकते हैं। तो उसको लेकर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वो अभी प्रेजेंटली 2 रूट्स में चलाए जाएंगे, ठीक है। 2 रूट्स में चलाए जाएंगे, वो यहाँ पे आपका मेंशन किया गया। वो 2 रूट्स कौन से हैं, जैसे की फैक्ट्स फॉर प्लेलिस्ट में इसमें मैंने बता दिया है कि अमृत भारत ट्रेन, एक सेकेंड, अमृत भारत ट्रेन यहाँ दरभंगा टू आनंद विहार टर्मिनल, ये वाया अयोध्या जाएगा, ठीक है।
तो ये दरभंगा बिहार में है अपना, तो ये हमारा आनंद विहार तक इसको कनेक्ट करेगा। और दूसरा मालदा टाउन जो है उससे बेंगलुरु तक, मालदा टाउन बेंगलुरु एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल तक, ठीक है। तो ये हमारा 2 रूट है अमृत भारत एक्सप्रेस का। और 6 हम लोग वंदे भारत ट्रेन को इनॉग्रेट किए हैं, तो उसके रूट्स यहाँ पे मेंशन है कि 6 जो हमारा वंदे भारत ट्रेन होगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, उसको लेकर यहाँ पे मेंशन किया गया। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वेयर फ्लैग्ड ऑफ इंक्लूड श्री माता वैष्णो देवी कटरा टू न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। तो ऐसे ही 6 रूट बनाए गए हैं, 6 ट्रेन इंक्लूड किए गए वंदे भारत के माध्यम से, और 2 हमारा अमृत भारत के माध्यम से, ठीक है, अमृत एक्सप्रेस के थ्रू। तो ये कुछ फैक्ट्स है, और 1-2 बातें जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है स्लाइड में वो जानने वाली है, वो आपको जानना चाहिए। जैसे कि इसको क्या बोला जा रहा है, अमृत भारत एक्सप्रेस को क्या बोला जा रहा है, ये वंदे भारत का ही ना मतलब वो शॉर्ट फॉर्म है, या फिर सस्ता सुविधा जिसको बोलते हैं, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस का आपको भी टिकट फेयर पता है, बट ये हमारा नॉन एयर कंडीशन है। जो हमारा अमृत भारत एक्सप्रेस है ये हमारा सुपर फास्ट ट्रेन तो है, बट ये नॉन एयर कंडीशन है। यहाँ पे यहाँ मेंशन भी है, यहाँ पे मैंने स्लाइड में मेंशन कर दिया विथ नॉन एयर कंडीशन कोचेज। और इसमें आपको बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक यहाँ पे मेंशन है LHB पुश पुल ट्रेन, इसमें 2 इंजन्स लगे होंगे, एक फ्रंट में और एक एंड में। और जैसे कि कुछ इसमें इम्प्रूव फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए इस ट्रेन के अंदर, जैसे कि कुछ नए डिज़ाइन सीट्स है, बेटर लगेज रैक्स आपको बनाए गए हैं, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स, और उसके जो सॉकेट्स है वो है LEDs लाइट। यानी इसमें ये बता रहा है इस माध्यम से कि ट्रेन तो हमारा सस्ता ही है, बट इसमें फैसिलिटीज़ जो आपको प्रोवाइड की जा रही है ये कहीं ना कहीं वंदे भारत के बराबर है। एग्जैक्ट तो नहीं प्रोवाइड की जा सकती क्योंकि दोनों का फेयर अलग है, बट उससे ही जुड़ा हुआ, उससे ही जुड़ी हुई चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा चर्चा में था, और इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ स्लाइड पे मेंशन कर दिया है कि प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपके कितने फैक्ट्स बन सकते हैं। तो इसमें 2 रूट्स है, दरभंगा टू आनंद विहार वाया अयोध्या, और मालदा टाउन टू एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल जो बेंगलुरु में है, वहाँ तक ये 2 रूट पे अभी अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगा। और ये जो 6 रूट है हमारे वंदे भारत का वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये और इससे जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मैंने मेंशन कर दिया है। तो इससे कुछ भी अगर क्वेश्चन आए तो आपसे यही मैक्स टू मैक्स पूछा जा सकता है कि इसके रूट्स कहाँ पे हम लोगों ने चलाया है, या फिर ये वाला क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है। LHB पुश पुल फीचर इसमें है, जो अमृत भारत एक्सप्रेस है इसमें है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, स्लाइड स्टॉप करके आप पढ़ भी सकते हैं। सिमिलर न्यूज़ है, अयोध्या से ही रिलेटेड है ये। जैसे कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। ये सिचुएटेड अयोध्या में ही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए जैसे अयोध्या जंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो वैसे ही एयरवेज के फील्ड में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया है, ताकि जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं बाई एयरवेज वो वहाँ तक ट्रैवल कर सके। और फिर अयोध्या का जब इनॉग्रेशन होगा 22 जनवरी 2024 को, तो फिर वहाँ पे वो लोग ईजिली विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये तो न्यूज़ बना हुआ है, ये खबरों में बना हुआ है, तो हमारे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि से रिलेटेड पूछ सकता है कि इनके नाम पे हम लोगों ने क्यों रखा, तो ये क्या है, कैसे हैं। तो आप लोगों को पता भी होगा जैसे कि हमारा जो ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ रामायणा है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ऐसा मानते हैं हिस्टोरियन, ऐसा मानते हैं कि जो ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ रामायणा है, जो एपिक रामायणा है, वो वाल्मीकि के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे जो हिस्टोरियन है, जैसे कि रोमिला थापर, बहुत फेमस हिस्टोरियन है, उन्होंने इनको ये भी बोला है कि ये आदि कवि है। आदि कवि यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, आदि कवि। आदि कवि से हम लोग इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, जो हमारे महर्षि वाल्मीकि हैं उनको हम लोग आदि कवि भी बोलते हैं। और जैसे कि लेटर एज में ड्यूरिंग 14th सेंचुरी रामचरितमानस लिखा गया हुआ था, ठीक है। तो रामचरितमानस वो हमारे तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, उसमें भी रामायणा के स्टोरी को डिपिक्ट किए हैं, और उसी से पॉपुलराइज्ड फॉर्म है जो अभी हमारा जो रामलीला ये चलता है, राम की स्टोरीज और लॉर्ड हनुमान की स्टोरी जो चलाई जाती है एज फॉर्म ऑफ शोज थिएटर के फॉर्म में, तो वो उन्हीं से प्रभावित है, ठीक है। बट द ओरिजिनल वर्जन ऑफ रामायणा हैज़ बीन रिटन बाय वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। तो इनको आदि कवि भी बोलते हैं। मेनी हिस्टोरियंस रेफर्स टू हिम एज द फर्स्ट एपिक राइटर इन संस्कृत इन एंशिएंट एज, ठीक है। तो ये इनका टैग दिया जाता है।
अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे वो देखते हैं कि वो क्या है। एज मेंशन बाय द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, कतर कोर्ट ड्रॉप्स डेथ पेनाल्टी फॉर 8 इंडियन नेवी पर्सनल्स, गवर्नमेंट सेज सेंटेंसेस रिड्यूस। क्या मतलब है उसको समझते हैं। अभी हमारा दुबई में हो रहा था COP28 का मीटिंग, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस जो हो रहा था हमारा दुबई में हुआ है। वहाँ पे हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने, जैसे कि वहाँ पे कतर के भी रिप्रेजेंटेटिव हेड आए थे, तो उन्होंने साइडलाइंस उनसे मीटिंग किया और उसमें इन्होंने इस मुद्दा को लेकर उनसे चर्चा भी किया, ठीक है। फिर हम लोगों ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था, क्योंकि अभी जो हमारे 8 नेवी पर्सनल थे उनको वहाँ के कतर कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस अनाउंस किया गया था ऑन बिहाफ ऑफ एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जासूसी में इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो उसके लिए इन लोगों को सज़ा सुनाई गई कि डेथ सेंटेंस की सज़ा दी गई। फिर हम लोगों ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे MEA के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। फिर अभी न्यूज़ क्या निकल के आ रही है कि इनके डेथ सेंटेंस को, ठीक है, इनके जो डेथ सेंटेंस को वो रिड्यूस कर दिया गया है। पॉलिटी के टर्म्स में बात करें तो कम्यूट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, कम्यूट कर दिया गया। इसको बोलते हैं कम्यूट, मीनिंग रिड्यूसिंग द प्रेजेंट पनिशमेंट। जो अभी पनिशमेंट उनको दिया गया है उसके टर्म को रिड्यूस कर दिया गया। जैसे कि डेथ पेनाल्टी से अभी जो भी टर्म है, क्योंकि मिनिस्ट्री के द्वारा ये क्लैरिफाई किया गया है कि उन लोग अभी जजमेंट को रिव्यू कर रहे हैं, अभी रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ निकल के सामने आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे दूसरे करंट अफेयर्स पे जो हमारा इंपॉर्टेंट था, जो बना हुआ था, जैसे पेगासस के ऊपर। पेगासस के ऊपर भी आर्टिकल्स आए हैं और पेगासस के ऊपर भी हमारा न्यूज़ बहुत दिन से, ये आज से चर्चा में नहीं है जनरली। जैसे कि पेगासस क्या है इसको समझते हैं, तो ये एक तरह का स्पाईवेयर है। क्या है, स्पाईवेयर है, जो इजराइल के एक फॉर्म है NSO ग्रुप के द्वारा ये एक स्पाईवेयर डेवलप किया गया है। ये एक स्पाईवेयर डेवलप किया गया। ये क्या करते हैं, बेसिकली आपके फ़ोन्स में एज अ मैसेज या फिर फ़ोन कॉल्स के माध्यम से आपको आपके फ़ोन में ये इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। इससे होता है क्या है कि बेसिकली आपके फ़ोन्स के सारे एक्सेस इस प्राइवेट कंपनीज़ के पास चली जाती है। जैसे कि आप दिन भर में किससे बात कर रहे हैं, आप वीडियो चैट किससे कर रहे हैं, आपका इवन कैमरा का एक्सेस ये ले सकते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपने घर में बैठ के अपने प्राइवेट स्पेस में आप क्या कर रहे हैं वो चीज़ों को इस स्पाईवेयर के माध्यम से देखा जा सकता है। ये अभी खबरों में क्यों बना हुआ था, ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो पेगासस स्पाईवेयर है इसका यूज करके 2 जर्नलिस्ट के फ़ोन को टैप किया जा रहा था। 2 जर्नलिस्ट के फ़ोन में ये इसको इंस्टॉल किया गया था। उनको फ़ोन को वो लोग क्या कर रहे थे, टैप कर रहे थे, देख रहे थे कि इनके ऑडियो कॉल्स क्या है, इनके वीडियो कॉल्स क्या है। उसके वजह से ये बहुत चर्चा में आ गया था, ठीक है। इसको लेकर BPSC आपसे सवाल भी पूछ चुका है। पास्ट में BPSC आपसे सवाल भी पूछ चुका है। 67 या 68 में आपसे सवाल भी पूछा गया था। मैंने स्लाइड में मेंशन कर रखा है, देखते हैं क्या है वो न्यूज़, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आपके आया था 67 BPSC प्रीलिम्स में, इन विच कंट्री द पेगासस स्पाईवेयर हैज़ बीन डेवलप्ड। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया, ये आपसे सवाल पूछा था, क्योंकि उस वक्त भी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया ये इजराइल की ये NSO ग्रुप जो है, NSO ग्रुप या फिर फॉर्म बोलते हैं इसको, कंपनी को क्या बोलते हैं, फॉर्म, NSO ग्रुप या फिर NSO कंपनी के द्वारा, इजराइल बेस्ड कंपनी है, इसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। ये क्या है, स्पाईवेयर है, ठीक है। यूज्ड इन डिटेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। आपके फ़ोन का एक्सेस आपका इस कंपनी के पास चला जाता है, ठीक है, एक्सेस चला जाता है। तो ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आया था, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा था ताकि हमको पता भी चले कि जो हम अपने करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा सकता है। तो ये सवाल तो पूछ चुका है, नेक्स्ट ईयर जब उसको पूछना होगा तो वो कैसे पूछेगा। जैसे कि यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि इजराइल पेगासस इज एन इन्वेसिव स्पाईवेयर डेवलप्ड बाय इजरायली सर्विलेंस फॉर्म NSO ग्रुप, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर रखा है। व्हाट नेक्स्ट कैन बी आस्क्ड, आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो पेगासस है वो क्या है। पहले तो यही सवाल आ सकता है कि पेगासस जो है वो क्या है, तो वो एक तरह का स्पाईवेयर है। जैसे कि आपको बताया जाएगा वायरस है, कोडिंग का सॉफ्टवेयर है, ये सब ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो हमको पता है कि ये स्पाईवेयर है, ठीक है। दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये किस फॉर्म के द्वारा डेवलप किया है। जैसे ये तो अभी पूछ लिया कि किस कंट्री में इसका ओरिजिन है, तो इजराइल के किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता, तो ये
NSO ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है। तो ये आपसे फ्यूचर में सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पर्सन इन न्यूज़, जैसे कि कैप्टन विजयकांत, ये अभी इनका रिसेंट में ही देहांत हो गया है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में बने हुए थे। इसमें साउथ में इनको क्या बोला जाता है, कैप्टन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनको कैप्टन के उपाधि से हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया कैप्टन विजयकांत, ठीक है। ये एक्टर टर्न पॉलिटिशियंस है, मतलब पहले एक्टिंग जगत में थे और बाद में ये पॉलिटिशियंस बने, ठीक है। तो इनको साउथ का रजनीकांत भी मतलब उन्हीं के लेवल में बोला जाता है कि ये लोग एक बराबर में है, इतने मतलब ऑनरेबल है, ये इतने प्रेस्टिजियस, इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है साउथ इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो उस वजह से अभी इनका हाल फिलहाल में इनका देहांत हो गया है, तो उस वजह से ये न्यूज़ में बने हुए थे, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे एग्जाम में पूछना होगा, क्योंकि पर्सन एंड न्यूज़ से या फिर ऑब्स्चुअरी से पूछता है कि जिनकी अभी रिसेंट में डेथ हुई है या फिर उनके द्वारा कोई कंट्रीब्यूशन किया गया है, तो उससे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, जैसे कि ये एक्टर तो है, एक्टर एंड द फाउंडर ऑफ, जैसे जिस पॉलिटिकल ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, फाउंडर ऑफ देशिया मुर्कुपू द्रविदा कगजम, ये DMDK, ये DMDK जो ग्रुप है, एक सेकेंड कलर चेंज कर ले, ये DMDK जो पॉलिटिकल ग्रुप है वो उसके क्या थे, फाउंडर थे, ठीक है। और इनकी रिसेंट में डेथ हो गई है, ठीक है। कोविड की वजह से डेथ हुई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इस पॉलिटिकल ग्रुप के ये फाउंडर है, ठीक है। और दूसरा आपसे कभी कभी सवाल BPSC ऐसे फ्रेम कर लेता है कि जैसे रिसेंट में कैप्टन विजयकांत जो हमारे सुपरस्टार रहे हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, वो पहली बार पॉलिटिकल फील्ड में, सबसे पहले तो किस पार्टी को वो फाउंडर है वो आपसे सवाल पूछ सकता है, और दूसरा आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि वो पहली बार किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर सदन में आए थे, ठीक है। तो पॉलिटिकल कैरियर एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो 2 बार बने हैं। उनकी पार्टी उतना परफॉर्म नहीं कर पाई, बट वो अब कुछ जैसे कि 2014 या उससे पहले कुछ परसेंटेज उनका लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो कुछ परसेंटेज ऑफ वोट शेयर उनका था, ठीक है। तो ये पहली बार यहाँ से विरुद्धचलम और फिर ऋषि वंद्याम, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट टाइम यहाँ से चुन के गए थे, ठीक है, स्टेट असेंबलीज में। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछ सकता है। इनके लाइफ जर्नी के बारे में अगर देखें, तो यहाँ मैंने मेंशन करा है कि इन्होंने एक्टिंग जर्नी इस मूवी से स्टार्ट किया, इनिकुम इल्लमाई, ठीक है, 1979 की ये मूवी है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि द एक्टर विजयकांत विच हैज़ बीन रेफर्ड एज कैप्टन इन दी साउथ इंडस्ट्रीज हैज़ बीन रिसेंटली पास्ड अवे, स्टार्टेड हिज एक्टिंग जर्नी विथ विच फिल्म। तो आपका ये आंसर हो जाएगा इनिकुम इलाई, 1979 की ये पहली इनकी फिल्म थी जिससे इन्होंने अपना करियर फिल्मी जगत में शुरू किया, ठीक है। और ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अफेक्शनेटली इनको क्या बोला जाता है, कैप्टन से इनको रेफ़र किया जा सकता, रेफ़र करते हैं हम लोग, मतलब इनको बोलते हैं कि ये कैप्टन है, ये उपाधि इनको देते हैं, ठीक है। और जैसे कि इन्होंने अभी तमिल में इन्होंने मोर देन 154 मूवीज़ किया है, ये भी बिफोर एंट्री इनटू द पॉलिटिक्स। तो इनका पॉलिटिकल फील्ड के बारे में भी जाने कि फर्स्ट टाइम कहाँ से चुन के गए। ये DMDK के फाउंडर है। पॉलिटिकल पार्टी इनकी उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई, वहाँ की जो प्रेजेंट में अभी जो बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ है उनके कंपेरेटिवली ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, और इनका जो सपना था चीफ मिनिस्टर बनने का वो भी अधूरा रह गया, ठीक है। बट इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है साउथ इंडस्ट्रीज़ में, साउथ की मूवी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, और पॉलिटिकल फील्ड में भी इनका अच्छा खासा योगदान रहा है। तो इनकी हाल फिलहाल में डेथ हो गई है, रिसेंटली ही हैज़ पास्ड अवे, तो जिस वजह से ये चर्चा में बने हुए थे। तो इनके बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने स्लाइड में मेंशन कर रखा है। तो अगर सवाल पूछना हुआ इस टॉपिक से या फिर इनसे अगर सवाल बनाना हुआ तो यही 3-4 सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा वो हरियाणा से निकल के आ रहा है। हरियाणा के पंचकुला जगह जो है वहाँ से न्यूज़ आ रहा है कि एक लेडीज़ के द्वारा उनके द्वारा एक कोर्ट में हेबियस कोर्पस का पिटीशन फाइल किया गया था। एक्चुअली जो मैटर है वो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स के ऊपर ही था। तो जो सेकंड पार्टनर है उनके जो पेरेंट्स थे वो अलाउ नहीं कर रहे थे, वो उनको घर में बंद करके रखे हुए थे। तो ये महिला जो हमारी थी वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गई और उन्होंने हेबियस कॉर्पस का पिटीशन फाइल किया, और उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनके जो पार्टनर है उनको बुलाया जाए, ठीक है, और इस मामले की पूरी सुनवाई की जाए। तो यहाँ पे मेंशन भी है, हियरिंग अ हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल्ड बाय अ पंचकुला वुमन सीकिंग रिलीज ऑफ हर 19-year-old लिव-इन पार्टनर फ्रॉम द कस्टडी ऑफ latter's parents. The Punjab and Haryana High Court has asked the state of Haryana to produce the 19-year-old and her parents
बिफोर द कोर्ट ऑन January 4, 2024। तो इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो पिटीशन है हेवियस कॉर्पस पिटीशन, उस पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हेवियस कॉर्पस ये एक तरह का रिट है, ठीक है, रिट है। जैसे कि और भी कुछ रिट्स है हमारे संविधान में, कुछ और भी रिट्स है तो उसके ऊपर है। तो इसमें ये रिट्स हमारा अभी न्यूज़ में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अदर कुछ रिट्स जो है यहाँ पे मेंशन है, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चवरी, को वारंटो, ये कुछ रिट्स है जो हमारे संविधान में मेंशन है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा हेबियस कॉर्पस के ऊपर। इसका क्या मतलब है, ये पिटीशंस में एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो इसमें होता है ब्रिंग द बॉडी, मतलब कोर्ट बोलती है कि जो भी पर्सन है, जो भी अफेक्टेड पर्सन है, उनको आप कोर्ट के सामने लाओ, ठीक है। जैसे कि अगर पुलिस आपको उठाकर ले जाती है कुछ दिनों के लिए और अगर FIR मेंशन नहीं होती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। फिर कोर्ट उनको पूछती है कि जो भी पर्सन है आपके कस्टडी में उसको बिफोर द कोर्ट आप प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो यही इसका मीनिंग भी हुआ हेबियस कॉर्पस का, यू शैल हैव द बॉडी, जो भी बॉडी है उसको आप प्रोड्यूस करो और द प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर कोर्ट्स, ये उसमें बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल किस में मेंशन है आपसे ये भी पूछा जाता है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में और 226 में, आर्टिकल 32 और 226 में रिट्स के बारे में बोला गया है। जहाँ पे ये एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आर्टिकल 226 में जो हाई कोर्ट के रिट्स मेंशन किए गए और इनका एक्सटेंट लार्जर होता है जो आर्टिकल 32 में हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए जो रिट्स मेंशन है उनसे, ठीक है। तो 226 का दायरा बड़ा होता है, वाइडर कॉन्नोटेशन होता है रादर देन आर्टिकल 32, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये 32 और 226 के आर्टिकल में हमारा मेंशन है रिट्स के बारे में। और हेबियस कॉर्पस क्या है, टू ब्रिंग द बॉडी, टू प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारा वो है द फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड एज CISF चीफ। CISF की जो चीफ बनी है, पहली महिला चीफ बनी है, उनका नाम है नीना सिंह। तो ये बहुत खबरों में बनी हुई है और ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि ये बिहार के दरभंगा ज़िले से बिलोंग करती है, ठीक है। बिहार के ये दरभंगा ज़िले से, यहाँ पे प्राउड ऑफ बिहार मैंने मेंशन कर रखा है, तो बिहार के दरभंगा ज़िले से ये बिलोंग करती है। और CISF बेसिकली करती क्या है, जो एयरपोर्ट्स, फैक्ट्रीज, ये सब पे जो सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करती है वो इनका काम है, ठीक है। जैसे कि दिल्ली मेट्रो, एयरपोर्ट्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग्स जो है इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी वो किसके पास रहता है, वो CISF के पास रहता है, ठीक है। तो CISF के पास इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी रहती है और उसके चीफ जो हमारे बनाए गए हैं वो भी फर्स्ट फीमेल, ठीक है, फर्स्ट फीमेल या फिर फर्स्ट वुमेन, वो उनका नाम क्या है, नीना सिंह। और ये हमारे लिए और ख़ास क्यों बन जाता है, क्योंकि बिहार से बिलोंग करती है, ठीक है। तो बिहार से ये पर्सन बिलोंग करती है और फर्स्ट चीफ बनाई गई है CISF की, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये राजस्थान कैडर की IPS ऑफिसर्स, ठीक है, ये भी जानना आपको ज़रूरी है। राजस्थान कैडर की ये IPS ऑफिसर है और राजस्थान कैडर के, और ये फर्स्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट ADG, ठीक है, फर्स्ट ADG है जो राजस्थान की पहली महानिदेशक यानी DG बनी थी, ठीक है। फर्स्ट DG ऑफ राजस्थान, फर्स्ट फीमेल DG ऑफ राजस्थान भी ये बनी थी, ठीक है, इससे पहले। तो इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये 1989 बैच की IPS ऑफिसर है, ठीक है, नीना सिंह। तो ये खबर बना हुआ था, ये इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये बहुत चर्चा में है, ये इनकी इमेज है, मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है GPT के ऊपर है। GPT हमेशा खबरों में रहता है। अभी हाल फिलहाल में OpenAI के जो हमारे CEO थे उन्होंने पद को छोड़ दिया था, उस वजह से OpenAI न्यूज़ में था, उस वजह से GPT न्यूज़ में था, ChatGPT न्यूज़ में था, ठीक है। और न्यूज़ में क्यों था ये साल भर, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक हमारा एक्सट्रीम फॉर्म है जो कि डीप फेक है, जो उसका चैलेंजेस में हम लोग पढ़ते हैं, तो डीप फेक की वजह से वो अभी चर्चा में था। और रिसेंटली हम लोगों ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके भी समिट इंडिया में हुए हैं और इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है। इन सब वजह से ये बहुत चर्चा में बना हुआ है। बट हमारा न्यूज़ क्या है, इससे ही जुड़ा हुआ है, इसी के रेफरेंस से जुड़ा हुआ है, जैसे कि भारत GPT। अभी हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे, ChatGPT के बारे में, ठीक है। तो भारत GPT, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि भारत सब डिनोट कर रहा है, ये इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। तो रिलायंस जियो जो है हमारा, वो IIT बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप करके भारत जियो को लॉन्च करने वाली है, ठीक है। तो इस पे काम चल रहा है। तो आकाश अंबानी जो CEO हैं, तो उन्होंने बताया कि भारत GPT हम लोग लाने वाले हैं। ये राइवल होगा किसका, OpenAI का जो ChatGPT है उसके ये राइवल होंगे, ठीक है। तो ये अच्छी बात भी है हमारे इंडिया के लिए क्योंकि हम लोग इस फील्ड में खुद इंटर कर रहे हैं और ये इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चैलेंजेस भी है। जैसे आपको मेंस में कभी पूछ लेगा कि
जीपीटी के साथ या फिर चैट जीपीटी के साथ या फिर भारत जीपीटी के साथ क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे कि अभी प्रॉब्लम्स निकल के आ रहा है रिसेंट में, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स है, अमेरिका बेस्ड जो मैगजीन्स प्रिंट करते हैं, न्यूज़पेपर प्रिंट करते हैं, उन्होंने वहाँ के हायर कोर्ट में उन्होंने अपने एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया है एक कि जैसे कि इन जीपीटी के द्वारा, इन कंपनीज के द्वारा उनके डेटा को एक्सेस किया जा रहा है जो कि कॉपीराइट का वायलेशन है, ठीक है। तो इसको लेकर ये बहुत खबर में रहा है, इसको लेकर ये चैलेंजेस, जैसे डीप फेक एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था बीच में, हमारे एक्ट्रेसेस का जो इमेज को मॉर्फ किया जा रहा था उसकी वजह से। तो ये सब इस वजह से, जैसे भारत जीपीटी हमारा इंडिया का है तो ये खबर में बना हुआ था। तो न्यूज़ आपसे ये पूछ सकता है कि भारत जीपीटी जो अभी टर्म हाल फिलहाल चर्चा में था वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है या फिर किसके द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। तो रिलायंस जियो इन पार्टनरशिप विथ आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। इससे जुड़ा आपसे सवाल भी पूछ चुका है बीपीएससी। वो सवाल क्या है, रिसेंट में अभी जो 69th का एग्जाम हुआ था उसमें आपसे सवाल पूछा था, वो सवाल क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन था आपसे, द टर्म जीपीटी स्टैंड्स फॉर इन चैट जीपीटी। जो टर्म चैट जीपीटी बहुत दिनों से खबरों में था, जो न्यूज़ में बना हुआ था, 69 बीपीएससी में आपसे पूछ लिया कि इसमें जीपीटी का क्या मतलब है। 4 ऑप्शन से वीडियो को आप पॉज करके आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं और करेक्ट आंसर को बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। आपसे यही सवाल पूछा गया था, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है, ये आपसे अभी रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारा है वो है बेंगलुरुज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका टर्मिनल 2 उसको अभी हम लोग उसको यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्साइल्स का अवार्ड दिया गया। इसमें बेसिकली हुआ क्या है, इसको 2 अवार्ड प्रोवाइड किया गया है, इसको 2 अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। ये जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है जो है, इसको 2 अवार्ड प्रोवाइड किया गया है बाई यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्साइल्स, ठीक है। ये अवार्ड बेसिकली देते क्यों हैं, तो एक्सेप्शनल अकॉम्प्लिशमेंट इन ग्लोबल आर्किटेक्चर, जैसे कि जो एयरपोर्ट है उसका आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है, ठीक है, बहुत ही सुंदर है, उसके लिए इस चीज़ को दिया जाता है। तो ये कर्नाटक का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको इसमें रिकॉग्नाइज किया गया, इसको 2 अवार्ड दिया गया, जैसे कि वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स के लिए रिकॉग्नाइज किया गया और दूसरा वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर। इसका जो इंटीरियर है टर्मिनल 2 जो यहाँ पे मेंशन है उसके इंटीरियर के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि रिसेंटली विच ऑफ द एयरपोर्ट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्साइल। तो आप वहाँ पे बना के आएंगे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विच नेक्स्ट जो न्यूज़ है सोमी को लेकर है। सोमी जो जनरली मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, एंड्रॉयड फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करती है, बट यहाँ न्यूज़ उससे अलग है। जैसे कि सोमी ने अपना फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है, जो वो क्लेम कर रहे हैं बेटर है टेस्लाज और अदर कंपनीज जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है उससे। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए उतना नहीं है, बट कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे सोमी नाम आएगा तो आपसे ये नाम देकर पूछ लेगा, द SUV 7 मैक्स द इलेक्ट्रिक कार द एडवांस वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक कार हैज़ बीन लॉन्च बाय विच कंपनी। जनरली हमारे माइंड में आता है कि वो टेस्ला के द्वारा बनाया गया होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स के मामले में टेस्ला इज़ वन ऑफ दी कंपनी जो इस तरह के चीज़ों में बहुत एडवांस है, ठीक है। तो हमारे माइंड में ये चीज़ें नहीं आएगी कि ये सोमी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो सोमी रिसेंटली चाइना में एक प्रोग्राम करके इस कार को लॉन्च किया गया, यहाँ पे इमेज भी है, तो इसको लॉन्च किया गया। इस कार का नाम है SUV 7 मैक्स, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, मोबाइल मैन्युफैक्चरर सोमी के द्वारा, ठीक है। तो ये न्यूज़ है, इसलिए इंक्लूड मैंने कर दिया क्योंकि जनरली हमारे माइंड में आता नहीं कि सोमी इस तरह की चीज़ें कर सकती है, बट सोमी अभी इंटर कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो RBI से रिलेटेड है। जैसे कि एक हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, इसमें RBI बैंक को इंक्लूड करता है। तो इसमें अभी जो प्रेजेंट में 3 बैंक इंक्लूड हुए हैं वो न्यूज़पेपर्स में आ रहे थे, SBI, HDFC और ICICI। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स आर इंक्लूडेड अंडर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, DSIPs बोलते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म में। तो ये RBI इंक्लूड करता है। तो इसमें SBI, HDFC और हमारा ICICI है, ठीक है। तो ये क्या इसका मतलब है, इसके बारे में और समझते हैं कि इनके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा है। अगर ये इनका परफॉर्मेंस ख़राब होगा तो जिसका इफेक्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसका इफेक्ट हमारे दूसरे सेक्टर पे पड़ेगा, दूसरे बैंक्स पे पड़ेगा। तो इनका
इनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, तभी हमारा इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसकी शुरुआत 2014 से हुई, जब आरबीआई अपना फ्रेमवर्क इशू किया फॉर डीलिंग विद द डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ठीक है, तो इसमें बस यही आपसे सवाल पूछता है कि कौन कौन से बैंक को इसमें हम लोगों ने इंक्लूड कर रखा है आरबीआई के द्वारा। तो 3 बैंक है, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, ये इतना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। ये लास्ट न्यूज़ है और ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आज जितने भी हम लोगों ने न्यूज़ डिस्कशन किया उसमें ये अगर आपसे सवाल, मुझे 10 न्यूज़ जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया उसमें से आपसे अगर एक सवाल हमसे पूछना हुआ तो मैं जनरली यही सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि इसके डायमेंशंस सबसे ब्रॉड है। जैसे कि सबसे पहले जानते हैं ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन है क्या। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि रेड सीज़ के पास जो स्वेज कैनाल है और रेड सीज़ में जितने भी शिप्स जाते हैं 80% हमारा ग्लोबल ट्रेड जो होता है वहीं के उसी को क्रॉस करते हुए हमारे शिप्स जो कंटेनर्स है वहीं से क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान के द्वारा बैक्ड किया जाता है, उसका नाम है हाउदीज रेबल। ठीक है, क्या नाम है उसका? हाउदीज रेबल। तो इन्होंने अटैक कर दिया है, जो ऐसे इंडियन शिप्स भी आ रहे थे उस पर भी अटैक किया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने वॉरशिप्स वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। 5 वॉरशिप्स हम लोगों ने इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय कर दिया है, ताकि फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का ड्रोन अटैक हाउदीज के द्वारा किया जा सकता है, किया गया तो हमारे वॉरशिप्स जो है काउंटर अटैक करेंगे उन पर। ठीक है, और ये अमेरिका के द्वारा, जैसे कि अमेरिका के द्वारा ये मल्टीनेशनल कोलिशन है। ठीक है, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन अमेरिका के द्वारा मल्टीनेशनल कोलिशन है। इसमें ये लोग जो हाउदीज जो है रेड सीज में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्टिविटी, उनके अगेंस्ट अटैक करेंगे और रेड सीज को ओपन एंड फ्री बनाएंगे, ताकि वहाँ से जो भी शिप्स है स्वेज कनाल को क्रॉस करके, रेड सी को क्रॉस करके इंडियन ओशन तक रीच कर सके, ताकि ट्रेड में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन क्या है। यहाँ पे मेंशन है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन इज अ यूएस लेड मिलिट्री ऑपरेशन बाय अ मल्टीनेशनल कोलिशन फॉर्म्ड इन दिसंबर 2023 टू रिस्पॉन्ड, किसके लिए है ये? हाउदीज लेड अटैक ऑन शिपिंग इन द रेड सीज। ठीक है, इसका ब्रॉड क्यों है डायमेंशन? क्योंकि इससे आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है, ये इसको लोकेशन को लेकर पूछ सकता है। जैसे ये हमारा मिडिल ईस्ट का लोकेशन है, यहाँ पे इजिप्ट है, यहाँ पे सूडान है और यहाँ पे हमारा स्वेज कैनाल है। ठीक है, ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। ये अभी किसके कंट्रोल में है? तो इजिप्ट के कंट्रोल में है। और इधर हमारा सऊदी अरेबिया बॉर्डर करता है, फिर ये रेड सी से कनेक्ट होता है, रेड सी से कनेक्ट होकर फिर इंडियन ओशन में जाता है। ठीक है, इंडियन ओशन से कनेक्ट होता है। तो पहले हम लोगों को शिप यहाँ से ले जाकर साउथ अफ्रीका के सदर्न कोस्ट पे केप ऑफ गुड होप से हमारे चीज़ों को लेकर इंडिया तक पहुंचना होता था। अब क्या करेंगे? मेडिटेरियन सी में आए, मेडिटेरियन सी में आके यहीं से हम लोग स्वेज कनाल को क्रॉस करते हुए रेड सी में इंटर करेंगे और फिर हम लोग इंडियन ओशन की तरफ एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली ये लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम ट्रेड इसी रूट से होता है। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि रेड सीज की कितने बॉर्डरिंग कंट्री, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया है और यहाँ पे मैंने मैप में इंक्लूड भी कर दिया है कि रेड सीज जो हमारा है उसमें कितने कंट्रीज बॉर्डर करते हैं। तो मैंने एक दिन बताया भी था, उसको लेकर एक कोड मैंने बताया था, डेजी कोड। 6 कंट्रीज, जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने बताया था कि 6 कंट्रीज़ है। जैसे कि D4 डिस्बोटी, यहाँ पे वो कंट्री है। एटिया, इथोपिया नहीं करता है। सूडान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड येमेन, यही 6 कंट्रीज़ है। 6 कंट्रीज़ है जो बॉर्डर कंट्री है किसके साथ? रेड सीज के साथ। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये जो हाउदीज रेबल है वो अभी कहाँ एक्टिव है? येमेन में एक्टिव है। कहाँ एक्टिव है? येमेन में है। तो ये भी पूछ सकता है कि हाउदीज मिलिटेंट कहाँ पे एक्टिव है? तो येमेन में है। और ये लोग बैक्ड किए जाते हैं किसका सपोर्ट से? ईरान के सपोर्ट से। ठीक है, ईरान का सपोर्ट होता है उनके पास। तो ये सब कुछ न्यूज़ है जिससे लेकर आपसे सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम अपने करंट अफेयर्स के सीरीज को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।